नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह स्टोरी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। मत मार बेटा, इन बूढ़े हड्डियों पर जरा सा तो तरस खा। मैं तेरा पिता हूँ। जगदीश जी गिड़गिड़ाते हुए बोले। पिता है तभी सिर्फ मार कर छोड़ देता हूँ। जो कोई और होते तो कब का जहर दे देता। और शर्म नहीं आती अपने ही घर में चोरी करते हुए? बेटा, मैंने चोरी नहीं की। मेरी गलती क्या थी? बहू ने सुबह से कुछ खाने को नहीं दिया तो फिर क्या करता? भूख जोरों की लगी थी। खाना ढूंढने रसोई में गया तो वहाँ मुझे सिर्फ थोड़ी सी तेरी बची और छोड़ी हुई सब्जी दिखी, जिसे मैंने मुरमुरे के साथ खा लिया। जगदीश जी ने रोते हुए कहा, सुनिए जी, इन्हें यूँ मारने से कुछ नहीं होगा। मार खाते खाते यह ढीठ बन गए हैं। इन्हें जो मन करता है वही करते हैं, क्योंकि इनको पता है ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको मारेंगे और क्या होगा। प्रियंका ने कहा, तो फिर और क्या करूं जिससे यह बूढ़ा सुधर जाए? इन्हें बिना कपड़ों के बाहर आंगन में छोड़ दीजिए और साथ में खाना पीना बिल्कुल भी बंद कीजिए। फिर देखिएगा कैसे रास्ते पर आते हैं। प्रियंका ने कहा, ठीक कह रही हो प्रियंका, इस ठंड में बिना कपड़ों के रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। कितने मन से मैंने तुम्हारे लिए वह गुलाब जामुन लाया था और यह पूरा झट से चट कर गया। जगदीश बाबू बोले, बेटा, मैंने कोई गुलाब जामुन को हाथ नहीं लगाया। मैंने तो बस तुम्हारी जूठी सब्जी ही खाई है। झूठ बोलता है बूढ़े, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। प्रियंका ने कहा और चुपचाप खड़ी खड़ी ससुर को ऐसा पिटता देख हंस रही थी, क्योंकि वह गुलाब जामुन खुद प्रियंका ने ही खाए थे और नाम जगदीश जी के ऊपर लगा दिया था। दीपक जबरदस्ती जगदीश जी के कपड़े खोलने लगा। वह रोते हुए बार बार मिन्नतें कर रहे थे और कह रहे थे, बेटा ऐसा मत कर, तू चाहे तो मुझे भूख प्यास रख दे, पर मेरे कपड़े मत उतार, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। बड़ी चिंता ही खुद की। कभी अपने बेटे का सोचा है? इतनी उम्र हो गई है पर अभी भी इतना खाना खाता है और ऊपर से चोरी भी करता है। नहीं दीपक, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे अपनी चिंता भी नहीं है। वह तो मैं हर रोज़ भगवान से मुझे उठाने के लिए प्रार्थना भी करता हूँ, पर भगवान मेरी सुनता कहाँ है। और मैं बीमार इसलिए भी नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि एक तो भगवान मेरी सुनते नहीं, दूसरा बिना इलाज के बाद तड़पता हूँ। जगदीश जी ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपका इलाज नहीं करवाता, और करवाऊँ भी क्यों? फालतू में पैसे नहीं हैं मेरे पास, और यह सज़ा ही आपके लिए ठीक रहेगी। यह कहकर दीपक ने जगदीश जी की कमीज उतार दी और उन्हें ठिठुरते ठंड में आंगन में बिठाकर घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। बेचारे जगदीश जी एक तो बुढ़ापे के मारे पहले से ही कांपते थे, ऊपर से रात की ठंडी हवा उनके बदन को और कपा रही थी। बेचारे कभी सिमट कर एक जगह बैठ जाते तो कभी आंगन में मौजूद केले के पौधे का पत्ता तोड़कर खुद को ढकने की कोशिश करते, पर उन्हें गर्माहट कहीं से नहीं मिल रही थी और वह रोते रोते कहे जा रहे थे, बेटा अब कभी बिना पूछे नहीं खाऊंगा। वह मुझे चाहे तो तुम 1 सप्ताह भूखे रख लेना, पर अभी अंदर आने दो, ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। ए बेटा, ओ बहू, और रहम करो,
इस बूढ़े पर जगदीश जी की बातें किसी ने नहीं सुनी। बेचारे आंगन का गेट खोलकर सड़क पर भागने लगे, जिससे कि उन्हें गर्माहट मिले। पर एक बूढ़ा कितना तेज भाग सकता है भला। दौड़ते दौड़ते उन्हें एक पेड़ के नीचे फटी हुई कमीज सड़क पर धूल खाती हुई दिखी। उन्होंने उस फटी हुई कमीज को उठाकर झाड़ कर पहन लिया। कमीज इतनी फटी थी कि शायद वह उनके बदन को ढक पाती। कहते ही जगदीश जी अपने अतीत में खो गए। दीपक की माँ सुषमा जी सजी धजी घर से विदा होने के लिए तैयार थी। अपनी पत्नी सुषमा की यूं अकाल मृत्यु का शोक जगदीश जी संभाल नहीं पा रहे थे। ऊपर से दीपक भी छोटा था। आज कई सालों से बीमार चल रही सुषमा जी को काल ने अपना ग्रास बना ही लिया। दीपक सबसे ज़्यादा अपनी माँ से ही जुड़ा था। वह अचानक माँ के चले जाने से उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सभी ने कहा दीपक को माँ की ज़रूरत है। यह कहकर जगदीश जी से दूसरी शादी करने के लिए कहा, पर सौतेली माँ कहीं दीपक को परेशान ना करे, इसीलिए उन्होंने अकेले ही दीपक को पालने को ठान लिया और पाला भी। पर किसे पता था कि इसके लिए जगदीश जी ने कभी तीसरे को अपने बीच आने नहीं दिया। आज वही किसी तीसरे के लिए उन पर इतने अत्याचार करेगा। खैर, दोनों बाप बेटे अपनी ज़िंदगी में जी रहे थे, पर दीपक को धीरे धीरे जगदीश जी से चिढ़ सी होने लगी। अगर वह बीमार पड़ते तो दीपक घर में कैद हो जाता। कहीं भी जाता जगदीश जी उनकी खबर लेते। यह सब दीपक को पसंद नहीं आता और इस बात के लिए दोनों में काफ़ी बहस भी होती। फिर एक दिन दीपक ने जगदीश जी से कहा, पापा, अब मैं आपकी और इस घर की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता, तो इसीलिए मैंने शादी करने का फैसला किया है। प्रियंका इस घर की जिम्मेदारी को बखूबी संभालेगी। यह तो अच्छा सोचा है बेटा, पर जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो मुझे भी तो मिलवाओ। आज कितने सालों बाद इस घर में औरत के कदम पड़ेंगे। घर मेरा फिर से स्वर्ग बन जाएगा, जैसे तुम्हारी माँ के रहते था। जगदीश जी ने कहा, हम कल ही कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, उसके बाद वह यहाँ ही आएगी। फिर जितना बात करना है कर लीजिएगा। अभी मेल मिलाप करवाने का समय नहीं है। यह कहकर दीपक वहाँ से चला गया। अगले दिन दीपक प्रियंका को लेकर आ गया। जगदीश जी ने वह सारी रस्में निभाई जो एक सास निभाती है। जिस पर प्रियंका खुश होने की जगह कहती है, वाह पापा जी, आपकी हरकतें देखकर तो लग रहा है मुझे यहाँ सासू माँ की कोई कमी नहीं महसूस होगी, तो फिर आपको रसोई का भी काम आता होगा। प्रियंका की इस बात से जगदीश जी का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया, पर वह कहते भी क्या। दीपक उनसे कहता है, पापा, अब यह सब नाटक ख़त्म हो गया हो तो रात के खाने का इंतज़ाम कर लीजिए। अब नई बहू आते ही तो रसोई में नहीं जाएगी ना। यह क्या कह रहे हैं आप? आज तो क्या, उनके रहते मैं कभी रसोई में नहीं जाऊंगी। आपने मुझे यही वादा किया था ना। प्रियंका ने कहा, अरे हाँ बाबा, वैसे भी यह पूरे दिन घर पर और करेंगे ही क्या, तुम्हारे आराम में कोई खलल नहीं आएगी। जगदीश जी ने उन दोनों की बातें सुनकर हैरान थे। कहाँ तो वह सोच रहे थे कि सालों बाद घर में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है, और कहाँ लक्ष्मी के मुंह से ऐसी बातें को सुनने को मिल रही थी। समय बीतता गया और जगदीश जी
अपने ही घर के रामू चाचा बन गए। घर का काम हो या बाहर का, उनके हिस्से में था। उनकी बीमारी में भी उनको आराम और सेवा नहीं मिलती थी। जब अतुल ने जन्म लिया, उनका भी सारा काम वही करते थे। एक दिन की बात है, जगदीश जी बाथरूम में फिसल कर गिर गए। उनका सर दीवार पर जा लगा और खून की धारा बहने लगी। वह खून के हाथ से दबाते हुए प्रियंका के पास आए और कहे, बहू, मेरा सर बाथरूम में गिरने की वजह से फट गया, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। प्रियंका ने कहा, आप गिरते पड़ते रहें और हम डॉक्टर के पास भागते रहें? पैसे जैसे पेड़ पर लगे हैं। चुपचाप बैठिए, मैं कुछ करती हूँ। पता नहीं भगवान इस मुसीबत को उठा क्यों नहीं लेते। यह बड़बड़ाती हुई प्रियंका अपने कमरे में जाती है और अपना एक दुपट्टा लाकर जगदीश जी के सर पर बांध देती है। जगदीश जी दर्द से छटपटाते रहे, पर प्रियंका को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब दीपक घर आया, अतुल ने उसे सब बताया। नन्हा अतुल तब इतना कहाँ समझता था। अतुल के बताने पर जब दीपक अपने पिता को देखने गया तो उसके होश उड़ गए। वह पहले जगदीश जी को अस्पताल ले गया, फिर उन्हें टाँके लगवा कर घर ले आया और प्रियंका से कहा, पागल हो गई हो क्या? सर फटकर खून निकल रहा है। ऐसे तो सारा खून बहकर वह मर जाते। फिर सोचा है क्या होता? मरता है तो मरे मेरी बला से। इस आफत से परेशान हो चुकी हूँ मैं। इसने करवाया है ना टाकों पर हमारा खर्च, अब देखो इसे कैसे खर्च वसूलती हूँ मैं। अस्पताल से आकर जगदीश जी लेटे थे। इतना खून बह जाने की वजह से काफ़ी कमजोरी थी, पर ना तो उन्हें पूछने दीपक आया और ना ही प्रियंका। वह भूख से तड़प रहे थे और अंत में थक कर उन्होंने प्रियंका को आवाज़ लगाई और रोटी देने को कहा। रोटी? कौन सी रोटी? जो टाकों का खर्चा हुआ है ना, उससे आपकी 3 दिन की रोटी तो गई। अब 3 दिन सिर्फ पानी पर गुजारा कर बूढ़े, प्रियंका ने कहा। जगदीश जी ने फिर कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा शायद भूखे ही वह चल बसेंगे, पर कभी कभी मौत भी आसानी से कहाँ मिलती है। वह अपनी भूख को दबाने के लिए अपना पेट दबाए बैठे थे। कभी पूरा जग पानी का पी लेते तो कभी सोने की कोशिश करते, पर उस बुजुर्ग को राहत कहीं से नहीं मिल पा रही थी कि तभी अतुल चुपके से आता है और दादाजी को दूध का गिलास पकड़ाकर कहता है, दादाजी, यह दूध मम्मी ने मुझे दिया है, मैं चुपके से आपके पास ले आया। आपको भूख लगी है ना, जल्दी से पी लीजिए, इससे पहले कि मम्मी को पता चले। अतुल की इस मदद से जगदीश जी और भी बिलखने लगे और अपने कांपते हुए हाथों से वह दूध का गिलास पकड़कर उसे पीने लगते हैं। वह दूध को आधा गिराते आधा पीते। जब गिलास का दूध खत्म हो गया तो वह ज़मीन पर गिरे दूध को चाटने लगे, जिस पर अतुल कहता है, दादाजी, जितने दिन आपकी सज़ा है मैं इसी तरह आपको दूध दे जाऊंगा, पर ऐसे ज़मीन का दूध मत चाटिए, आप बीमार हो जाएंगे। बेटा कहते हैं बच्चों की बातें भगवान जल्दी सुनते हैं। तुम भगवान से कहो ना, इस बूढ़े को अपने पास जल्दी बुला ले। जगदीश जी ने कहा, दादाजी, पापा मम्मी आपको बहुत सताते हैं ना, मैं भगवान से यह कहूँगा कि उन्हें सज़ा दे। अतुल ने कहा। इसी तरह अगले दिन अतुल जब दूध देने आया तो प्रियंका वह देख लेती है और फिर क्या था, उसके लिए भी जगदीश जी को दीपक ने पीटा। धीरे धीरे अतुल बड़ा होता गया और फिर अपने दादाजी के लिए आवाज़ उठाने लगा, इसलिए उसे पढ़ाई के बहाने बाहर भेज दिया दीपक ने। अतुल के जाने के बाद
उनका वापस से ही वही रवैया शुरू हो गया। घर पर जो फटे पुराने कपड़े होते वही जगदीश जी को पहनाते, चप्पल भी फटी चिटी, और यहाँ तक कि खाना भी कभी ताज़ा उनको नसीब नहीं होता। एक रोज़ बर्तन धोते हुए उनसे एक प्लेट गिरकर टूट गई, जिसके लिए प्रियंका ने उन्हें पूरा दिन भूखा रखा। पर जगदीश जी बर्तन धोने रसोई में गए। दीपक ने थोड़ी सब्जी छोड़ दी थी। बस इस बच्ची सब्जी को जगदीश जी ने मुरमुरे में मिलाकर खा लिया, और इसी वजह से उन्हें कहकर कड़ाके की ठंड में बाहर कर दिया और फिर पीटा भी गया। इधर प्रियंका और दीपक खुश हो जाते हैं कि चलो बूढ़ा कहीं मर गया होगा डूबकर, और इसी खुशी में दोनों पार्टी कर रहे थे कि तभी अचानक मोहल्ले में बड़ी हलचल शुरू होने लगी थी। प्रियंका ने दीपक से कहा, पता नहीं आज मोहल्ले में बड़ी भीड़ है, पर मुझे कुछ खास पता नहीं चल पा रहा। आप जाकर पता तो करो आखिर बात क्या है। दीपक उस भीड़ में जाता है और घबराता हुआ वापस आकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और हाँफते हुए प्रियंका से कहता है, गजब हो गया। सामने वाले तालाब में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है, वह भी खाली बदन, और पुलिस आएगी तो पापा को घर पर न देखकर कहीं हम पर ही शक ना करे। जो हुलिया लोगों ने बताया उसे तो वह लाश पापा की ही मालूम पड़ती है। हम तो बुरे फंसे प्रियंका। आप सबसे पहले अपने चेहरे से यह घबराहट निकाल दीजिए, और अगर पुलिस आए तो कह देंगे वह हमारे बेटे से मिलने गए हैं। प्रियंका ने कहा, पर पुलिस अगर अतुल से पूछेगी तब? तुम तो जानती ही हो कि अतुल कैसा है। वह कह दे तो कि पापा वहाँ नहीं हैं, यह बताया, ऊपर से दादाजी कहाँ गए हैं यह पूछकर हम पर ही चढ़ जाएगा। तुम भी ना ऐसे सुझाव देती हो कि क्या ही कहूँ। दीपक ने कहा, ठीक है, फिर कह देंगे तीर्थ यात्रा पर गए हैं और उनकी फ़ोटो दिखा देंगे, पुरानी वाली कोई भी। प्रियंका ने कहा, दोनों यह सब बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। दीपक ने देखा कि उनके दरवाजे पर पुलिस है तो उसके होश ही उड़ गए। वह और डर के पसीने पसीने होने लगा। कपकपाते हाथों से दरवाज़ा खोला तो जी साहब, आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पास के ही तालाब में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है, और मोहल्ले वाले ने बताया है कि आपके पापा जैसे लग रहे हैं, तो हम इसीलिए यहाँ आ गए। पानी में चेहरा काफ़ी बिगड़ गया है तो पहचान पाना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए अपने पापा को बुलाइए, हम उनसे कुछ पूछना चाहते हैं कि वह ठीक है ना। पुलिस ने कहा, हाँ हाँ, हमारे पापा जी बिल्कुल ठीक हैं, वह तो अभी 4 धाम की यात्रा पर गए हैं, यह देखिए उनकी भेजी हुई फ़ोटो। यह कहकर प्रियंका ने अपना मोबाइल पुलिस के आगे बढ़ा दिया। आप बात कराइए हमारी, क्योंकि मोहल्ले वाले बता रहे थे कि इससे पहले आपके पापा कभी इतने दिनों तक बाहर नहीं रहे। पुलिस ने सख्ते में आकर कहा, हाँ वो क्या है ना, पापा इस बार अपने दोस्तों के साथ गए हैं, वह काफ़ी दिनों के बाद गए हैं। दीपक ने हकलाते हुए कहा, ठीक है, अभी तो चलता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आऊँगा। पुलिस ने यह कहा और जाने लगे। पुलिस जैसे ही जाने लगे कि तभी दीपक और प्रियंका का बेटा अतुल, जो बाहर पढ़ाई करता था, वह मौके पर पहुंच जाता है और आकर कहता है, पापा, दादाजी तीर्थ यात्रा पर कब गए और आपके पास उनकी फ़ोटो, यह फ़ोटो कहाँ से आई? यह दादाजी की सालों पुरानी फ़ोटो है। मैं कब से दादा दादी को यह तस्वीर ढूंढ रहा था। कितने अच्छे लगते थे ना दोनों साथ में, जब दादी जिंदा थी। यह तो तब की फ़ोटो है। यह क्या कह रहे हो? उस पुलिस वाले ने अतुल से पूछा। हाँ सर, मैं सही कह रहा हूँ। यह देखिए, यह फ़ोटो को उन्होंने आपको दिखाया, वह तो आधी है, पूरी फ़ोटो तो मेरे पास है। यह देखिए, यह रही पूरी फ़ोटो। यह कहकर अतुल अपना फ़ोटो पुलिस के आगे बढ़ा देता है, जिसमें जगदीश जी अपनी पत्नी सुषमा जी के साथ थे। तो फिर इसका मतलब वह लाश आपके पिता की ही है।
अब आप लोग सच बताने का कष्ट करेंगे या फिर हम अपने तरीके से बुलवाएं? पुलिस ने कहा। नहीं सर, हमें नहीं पता पापा उस तालाब में कैसे पहुँचे। हमने उन्हें नहीं मारा। हम तो बस यह कहकर दीपक शांत हो गया, जिस पर प्रियंका कहती है, हाँ सर, हमने तो उन्हें बस घर से बाहर निकाला था, पर पता नहीं वह तालाब में कैसे पहुँचे। प्रियंका लड़खड़ाती हुई जुबान में बोली, हाँ सर, वह तो हम उन्हें बस सज़ा देना चाहते थे ताकि वह आगे से चोरी ना करे। दीपक ने कहा, अच्छा, तो पापा दादाजी ने क्या चुराया था? जरा मैं भी तो सुनूं। अतुल ने कहा। अतुल, तू चुप रह, तू कुछ नहीं जानता। तेरे दादाजी मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। वह जो करते थे उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। कभी घर से पैसे चुराते थे तो कभी सामान, इसीलिए हमने उन्हें सज़ा देने की सोची। दीपक ने कहा, नहीं सर, यह लोग झूठ कह रहे हैं। दादाजी बिल्कुल ठीक थे। मुझे पूरा यकीन है इन्होंने ही उन्हें मारा है। आप इन्हें ले जाकर अपने तरीके से पूछताछ कीजिए, यह सब सच बता देंगे। नहीं, रुक जाइए दोनों, यह क्या बोले जा रहा है? अपने माता पिता के साथ ऐसा करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अतुल बोला, कौन से माता पिता जिन्होंने मेरे दादाजी को तालाब में धक्का देकर मार दिया? वह मेरे माता पिता हो ही नहीं सकते। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को, मेरा इसे कोई रिश्ता नहीं है। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया, मैं सब सच बताती हूँ। यह कहकर प्रियंका उस दिन की सारी घटना बता देती है। आ जाइए दादाजी। जगदीश जी जैसे ही गाड़ी से निकलकर बाहर आए, उन्हें जिंदा सही सलामत देखकर तो दीपक और प्रियंका के होश ही उड़ जाते हैं। आज यह पहले वाले जगदीश जी नहीं थे। सूट बूट पहने एक सेठ की तरह लग रहे थे। ऊपर से आंखों पर काला चश्मा पहना था। अरे सर, आप यहाँ? उस पुलिस वाले ने पूछा। आप तो वही है ना जो कल वृद्धा आश्रम का उद्घाटन करने आए थे और अपने 50 लाख की धनराशि उन लोगों को दान दी थी? यह सुनकर तो प्रियंका और दीपक की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि यह सब कब और कैसे हुआ। पापा, आप यहाँ? मतलब फिर उस तालाब में? और यह सब क्या चल रहा है? दीपक ने चौंकते हुए पूछा। पापा ठहरिए जरा, सब बताता हूँ, जरा दादाजी को सांस तो लेने दीजिए। उस रात जब आप दोनों ने दादाजी को घर से निकाला था, दादाजी ठंड से बचने के लिए सड़क पर भाग रहे थे, तो शर्मा अंकल ने उन्हें देख लिया था और उन्हें उनकी हालत देखकर वह समझते देर ना लगी कि आप लोगों की देन है, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल कर सब कुछ बता दिया। मैंने दौड़ते दौड़ते वहाँ से निकला और तब तक शर्मा अंकल को दादाजी पर नज़र रखने को कहा। जब मैं दादाजी के पास पहुँचा तो देखा बेचारे सड़क पर से धूल भरी शर्ट को पहन रखे हैं। सच कहूँ, मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जितना तरस मुझे दादाजी पर आ रहा था, उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा आप लोगों पर आ रहा था। मैं तभी आप लोगों के पास आकर इसका जवाब चाहता तो मांगता, फिर मैंने सोचा कि आप लोगों ने जो किया है उसके लिए अब कोई सवाल जवाब नहीं, सीधे सज़ा होनी चाहिए। मैं दादाजी को अपने साथ ले गया, उनके अच्छे से देखभाल की। दादाजी की फिर से हिम्मत बढ़ाई कि वह पहले की तरह अपने पैरों पर खड़े हो सके। दादाजी को इस दुख से निकलने के लिए मैंने उनको काम में बिजी किया। अपने आप को बोझ ना समझे, इसीलिए मैंने उनको अपनी कंपनी में 50% का मालिक बनाया। आज दादाजी ने मेरी पूरी कंपनी का काम संभाल रखा है। जो तुम लोगों ने उनके साथ किया, उस दुख से निकलने का बस एक ही तरीका था मेरे पास। यही नहीं, दादाजी ने 2 वृद्धा आश्रम तक खुलवाए हैं और वहाँ अपने जैसे ही लोगों को शरण दी है। उनके काम से खुश होकर सरकार ने उन्हें खुद सम्मानित किया है। आज वह कोई गरीब जगदीश जी नहीं, बल्कि शहर के जाने माने हस्ती हैं।
पिता की हैसियत देखकर बहू बेटों के पैरों तले जमीन सरक गई। दादाजी, मैं आपसे वादा किया था ना कि आपका गुनहगारों को सज़ा दिलवाऊंगा, तो आपका गुनहगार आपके सामने है। आप जो सज़ा देना चाहे उन्हें दे सकते हैं। इन्हें तो कानून सज़ा देगा। जो अपने जन्म देने वाले पिता को मारने की कोशिश कर सकता है, उन्हें समाज के बीच रहने का कोई हक नहीं है। वहाँ खड़े पुलिस ने कहा, पापा, वह तालाब में किसी की लाश नहीं थी। वह तो हमने इस मोहल्ले वालों के साथ मिलकर एक नाटक रचाया था, ताकि आप लोग अपने मुंह से अपने किए का बखान करें। यह तो अच्छा हुआ जो आप जेल जा रहे हैं और आपके रहने का कोई ठिकाना मिला, वरना जब मैं यूं ठंड में आपके घर से निकालता तो वह और ज़्यादा मुश्किल होता, और शायद तब आपको रास्ते में गिरी कोई फटी हुई कोई कमीज भी ना मिलती। अतुल ने कहा। फिर जगदीश जी दीपक का कॉलर पकड़कर कहते हैं, तूने मुझे ना जाने कितने ही चांटे मारे हैं, पर आज जो चांटा तेरे बेटे ने तुझे मारा है, उसका दर्द शायद ही तू कभी भूल पाएगा। इसलिए मुझे और चांटे मारने की तुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुझे वक्त ने बड़ा ज़ोरदार चांटा मारा है। यह तमाचा तू जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। दोनों पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन जगदीश जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और दोनों को पुलिस उठाकर ले गई। अतुल ने अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही दी और उन दोनों को लंबी सज़ा हुई। अतुल अपने दादाजी को लेकर वापस अपने घर चला गया और खुशी खुशी उनके साथ जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नए वीडियो में। धन्यवाद।